हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर आइजर। तो आज हम एक और मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले भी कई सारे मॉक टेस्ट हो चुके हैं जिनके सॉल्यूशन हमारे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको देखिए एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दोज। तो आज हम विदाउट एनी डिले अपना अगला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज what will be the sequence of RNA synthesis using the following DNA template strand, and the template strands is given 5 prime to 3 prime direction। तो इसके लिए हमें जो पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारी होती है, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाने में फिलहाल यूज हो रहा है, सो दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो हमारे पास ये दो स्ट्रैंड्स हैं। अब दोनों स्ट्रैंड्स हमारे एंटी पैरेलल होते हैं, तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की होगी 3 टू 5। ठीक है। अब इन दोनों में से एक स्ट्रैंड तो आरएनए सिंथेसिस के लिए कोड करेगा, तो जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सेफ हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड है जो कि अभी आरएनए बनाने में यूज नहीं हो रहा है, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये बात हमें पता है। ठीक है। तो फिलहाल टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा और हमारा बनेगा आरएनए बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन में भी कौन सा रूल फॉलो होता है, कॉम्प्लीमेंटारिटी वाला। कॉम्प्लीमेंटारिटी में क्या है कि अगर अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए है तो आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होगा, तो उसकी जगह यू आएगा। अगर हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड में सी है तो जी आएगा, यू है तो ए आएगा, जी है तो सी आएगा। बस ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो ये स्ट्रैंड है, इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमारी क्या दी है, इसकी सीक्वेंस दी है जी टी सी टी ए जी, जी सी टी टी सी टी सी, सो दिस इज गिवन। अब हम इससे आरएनए बना रहे हैं। ठीक है। तो आरएनए जो हमारा बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 3 टू, जो हमारा आरएनए बनेगा, से दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट हमारी, जो नया नया नेसेंट आरएनए हमें बना, तो उसकी पोलैरिटी हमारी होगी 3 टू 5। वो भी तो एंटी पैरेलल ही बनेगा। अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है हमारा, इससे आरएनए बनेगा, दैट विल बी 3 टू 5। तो जी की जगह उसकी सीक्वेंस क्या आएगी, सी। टी की जगह आएगा ए, सी की जगह आएगी जी, टी की जगह अगेन ए की जगह यू आएगा, जी की जगह सी, सी, टी की जगह ए जी, टी की जगह ए और सी की जगह जी। तो ये हमारी आ गई ट्रांसक्रिप्ट, मतलब हमारे जो आरएनए है उसकी सीक्वेंस आ गई। अब हमें जो ऑप्शन में एक चीज ध्यान में रखनी है, आप अगर ये वाला भी कर सकते थे, ठीक है, 5 to 3 ये वाला, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 5 to 3 है और हमारी जो ये ट्रांसक्रिप्ट बनी है दैट इज 3 to 5। तो हमें ये 5 to 3 पढ़नी है क्योंकि ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है। तो क्या होगी, जी ए जी। तो यहाँ पे देखिए जी ए जी से एक ही सीक्वेंस शुरू हो रही है, दैट इज ऑप्शन डी। तो जी ए जी सी, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कुछ आपको नहीं देखना था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि ऑप्शन आपको टिक करते हुए 5 to 3 डायरेक्शन में देखना है। तो आप ये वाला टिक नहीं कर दीजिएगा, आप ये वाला टिक कीजिएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें हमें एक पेडिग्री दिया हुआ है, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पेडिग्री एनालिसिस हमें करना है, इस पेडिग्री चार्ट को हमें स्टडी करना है और हमें एनालाइज करके आंसर क्या करना है कि विच इज मोस्ट लाइकली पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है। ठीक है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है के लिए हम इन कलर चेंज करते हैं पहले। सो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है, ऑप्शंस में है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इन चारों में से ये ट्रेड क्या है। तो सबसे पहले तो पेडिग्री चार्ट में आपको सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर सर्कल है तो फीमेल है, अगर सर्कल डार्किन किया हुआ है तो मतलब अगर हम किसी डिजीज को पढ़ रहे हैं से या किसी कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो वो कैरेक्टर अगर मैं इसको
ऐसे सर्कल कर दूं तो मतलब ये अफेक्टेड है, या वो ट्रेट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो इस फीमेल में प्रेजेंट है। इसी तरह से जो हमारा स्क्वायर है दैट रिप्रेजेंट्स अ मेल, अगर मैं इसको डार्कन कर दूं तो दैट विल बी द अफेक्टेड मेल, ठीक है, ऐसे होता है। अब अगर हम इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कंबाइन कर रहे हैं तो मतलब ये मेटिंग को दर्शाता है, इस मेल और फीमेल की मेटिंग को। और इनसे जो वर्टिकल लाइन के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, से हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो ये इसका मतलब प्रोजेनी है, इनके बच्चे हैं ये, ठीक है, ये पेरेंट्स है। तो यहाँ पे हमें कितनी जनरेशन दी हुई है, सो दिस इज जनरेशन फर्स्ट, दिस इज जनरेशन टू, दिस इज जनरेशन थ्री एंड दिस इज जनरेशन फोर, 4 जनरेशन हमें दिए। तो सबसे पहले तो हमारा ना पेडिग्री को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड वाला भी यूज कर सकते हो, बट दैट विल बी द लेंदी वन। तो पहले हम अपना मोटा मोटा एक आंसर निकालते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है। तो हमें देखिए पहले देखना है कि एक भी जनरेशन ऐसी नहीं है जहां ये ट्रेट आपका स्किप हुआ हो, ठीक है, मतलब स्किप नहीं हुआ है, मतलब हर जनरेशन के किसी ना किसी मेंबर में ये जो ट्रेट हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट है। तो अगर स्किप नहीं हो रहा है तो इट इज मोस्ट लाइकली टू बी द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। पहली चीज तो ये क्या होनी चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि जनरेशन कोई भी स्किप नहीं हुई है, चारों जनरेशन के किसी ना किसी मेंबर के अंदर ये ट्रेट प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि ये ट्रेट आप देखो यहाँ पे, आप क्लोजली ऑब्जर्व करो कि ये जैसे थर्ड जनरेशन का ये वाला मेल है, ये वाला, ठीक है, मेल से ये ट्रेट उसकी डॉटर्स के अंदर जा रहा है, मतलब ये जा रहा है फादर से उसकी डॉटर के अंदर, ठीक है, पहली बात। और यहाँ भी आप देखो सेकंड जनरेशन से भी ये फादर से उसकी डॉटर में जा रहा है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि फादर से सन में जाए। तो फादर से अगर सन में नहीं जा रहा है, आप हमेशा क्या देख रहे हैं कि ये फादर से उसके डॉटर के अंदर जा रहा है। तो डॉटर फादर से, मतलब डॉटर का जो क्रोमोसोम है दैट इज एक्स एक्स, तो इसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आएगा मोस्ट ऑब्वियसली, और एक उसके फादर से आएगा। तो मतलब डॉटर के अंदर हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, फादर से। जबकि अगर सन में देखें तो एक्स वाई होता है, और वाई क्रोमोसोम उसको कहाँ से मिलता है, उसके फादर से। तो कभी भी ये ट्रेड जो है ये फादर से सन में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये वाई लिंक्ड तो नहीं होगा, ठीक है। तो वाई लिंक्ड नहीं हुआ, वाई लिंक्ड वैसे ऑप्शन में है भी नहीं, बट फिर भी हम देखें तो वाई लिंक्ड तो नहीं है। और दूसरा ये रिसेसिव भी नहीं है, ये डोमिनेंट है। और तीसरी बात, ये मेल से मतलब फादर से उसके बच्चे में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस ट्रेट का जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स पे है, तभी तो फादर टू डॉटर जा रहा है, मेनली फादर टू सन जाता तो ये ऑटोजोमल भी हो सकता था, है ना, लेकिन फादर टू डॉटर जा रहा है तो इट इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्स लिंक्ड, और वो भी कौन सा, डोमिनेंट। तो आंसर हमारा ये आ ही गया है वैसे तो, बट हम इसको फिर भी सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, बहुत लेंदी हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अफेक्टेड फीमेल है, तो एक्स, ये ट्रेट एक्स ऐसे हो गया, ठीक है, ये एक्स से भी हो सकता है, और फादर नॉर्मल है तो एक्स वाई। अब क्या हुआ, ये जो डॉटर के अंदर गया, ये वाली जो फर्स्ट जनरेशन की डॉटर है, तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ये वाला आया होगा, और एक्स फादर से, तो ये वाली चीज रही होगी। दूसरा यहाँ पे सन के अंदर भी आया है, इस मदर से सन के अंदर भी आया है, तो मतलब मदर से सन के अंदर अफेक्टेड वाला आया होगा और वाई वाला नॉर्मल रहा होगा। अब सन से उसकी डॉटर में गया है, तो सन से डॉटर में गया है और ये फीमेल आपकी नॉर्मल हो गई, तो यहाँ पे भी ये एक्स एक्स। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि किसी का भी यहाँ पे जीनोटाइप भी पूछ ले तो भी आप बता पाएंगे। तो ये पेडिग्री हमारा सोल्व हो रहा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन भी लगाएंगे तो भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से सीधी सीधी 2-3 बातें ध्यान रखनी है, पेडिग्री का चार्ट को सोल्व करते हुए आपको ध्यान रखना है जनरेशन स्किप नहीं है तो ये डोमिनेंट होने के चांसेस है। दूसरा, अगर फादर से डॉटर में ही जा रहा है, कभी भी सन में नहीं जा रहा है, तो फादर से अगर डॉटर में जा रहा है तो इट इज एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है और इजीली आप पेडिग्री सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आंसर हमारा आएगा दैट विल बी द ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एक्स लिंक्ड, और वो भी कौन सा, डोमिनेंट। आई होप इट इज क्लियर। वरना पेडिग्री चार्ट से, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो डू फॉलो दैट। अगला जो ऑप्शन क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें हमने 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम्स 1 एंड कॉलम 2, हमें उनको मैच करना है, ठीक है। ये कुछ डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मलिटीज दी हैं जिनको आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे पहला एलर्जी,
तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो एलर्जी क्या होता है? एलर्जी मीन्स, एक सेकेंड, हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। सो जब हम कहते हैं एलर्जी, एलर्जी का मतलब है किसी भी चीज के लिए, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट में कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो हमारी बॉडी उसके लिए बहुत ही एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स देती है। मतलब ये चीज से, ये कोई आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, किसी प्लांट का पोलन ग्रेन है। अब अगर हम इसको इनहेल कर ले तो बाकी लोगों के लिए तो ये पोलन ग्रेन एक नॉर्मल चीज है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। बट कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन उनकी बॉडी में गया, उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव मतलब वो इस सब्सटेंस को ट्रीट करेगा एज एन एंटीजन। वो इस सब्सटेंस को किसकी तरह ट्रीट करेगा? एक एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा। और इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनेंगी। ये एंटीबॉडीज जाके मास्ट सेल्स पे रिलीज होंगी, सॉरी बाइंड करेंगी, और मास्ट सेल्स एक केमिकल रिलीज करेगी, हिस्टामिन। और इस हिस्टामिन के रिलीज होने के कारण हमें कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमारी बॉडी में, जैसे छींके आना शुरू हो जाएगी, स्नीजिंग हो जाएगी, ठीक है, अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, वो आईज से वाटर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो ऐसे जो एबनॉर्मल सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी ने हमारे एनवायरनमेंट से ये सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में दिए हैं, दिस एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स विच इज मीडिएटेड बाय द हिस्टामिन रिलीज। और ये हिस्टामिन रिलीज क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में गया तो हमारी बॉडी ने इसको एक एंटीजन की तरह ट्रीट किया, और इस सब्सटेंसेस को हम, जिनके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है, दैट इज द एलर्जन। तो ऐसे एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को, ये इम्यून सिस्टम में आपका डिफेक्ट है एक तरह से, इसको हम कहते हैं एलर्जी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो एलर्जी का क्या आएगा? एलर्जी इज द एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, और इन एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द एलर्जेंस। तो पी के लिए तो हमें मिल गया है हमारा सेकेंड, तो वैसे भी हो ही जाना चाहिए। तो हमारे ये जो, अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए, अब हमारे पास बचते हैं ये दो। अब देखते हैं अगला क्या है, यूरीमिया। अगली कंडीशन क्या है? यूरीमिया। तो यूरीमिया क्या होता है कि हमारी जो किडनीज है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया, तो हमारी किडनीज हमारे ब्लड में से यूरिया को रिमूव कर देती है, ठीक है। और लेकिन अगर किडनीज फेल हो जाए, किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही, तो यूरिया का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और यूरिया हमारे ब्लड के अंदर अक्यूमुलेट होने लगता है। सो ये जो यूरिया का एक्यूमुलेशन है हमारे ब्लड के अंदर, क्यों? क्योंकि हमारी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है और वो इस यूरिया को रिमूव नहीं करा पा रही है। तो इस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं। सो यूरीमिया मीन्स एक्सेस, सॉरी, मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, ठीक है, किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, विच कैन लीड टू यूरिया अक्यूमुलेशन इन द ब्लड। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द यूरीमिया। सो क्यू के लिए हमारा जो आएगा दैट विल बी 4। सो आंसर तो हमें मिल गया है, अपना फर्स्ट ही होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखें अगली कंडीशन, माइस्थीनिया ग्रेविस। सो माइस्थीनिया ग्रेविस, इसको मैं शॉर्ट में एमजी लिख रही हूँ, ये कंडीशन क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है, आप कह सकते हो ये मसल और जो अपनी न्यूरॉन है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी मसल है, ठीक है, ये हमारी मसल है। अब इस मसल को सिग्नल कौन देता है? हमारी न्यूरॉन देती है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो सिग्नल आएगा वो कहाँ से आता है? न्यूरॉन से। सो दिस इज अ न्यूरॉन जो कि हमारी मसल को सिग्नल दे रहे हैं। कैसे? बाय डिस्चार्जिंग सम केमिकल्स, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर यूज होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो ये न्यूरॉन इस जंक्शन पे, साइनेप्स पे क्या करती है? आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है, जाके जो कि हमारी मसल पे बाइंड करता है रिसेप्टर पे, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर क्या हो, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगेन ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम हमारा डिफेक्टिव हो गया है, और इम्यून सिस्टम ने क्या बनाना शुरू कर दिया है? कुछ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी है,
ठीक है, ये एंटीबॉडीज किस पे जाके बाइंड कर रही है, हमारे जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारी मसल्स पे प्रेजेंट है उन पे जाके बाइंड करना शुरू कर रही है। तो दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी की ही सेल्स के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, तो इसको हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी अगेंस्ट सेल्फ बन रही है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाता है और वो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है और जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारी मसल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज बाइंड कर गई तो क्या एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड करेगा? नो। अगर एसिटाइल कोलिन यहाँ बाइंड नहीं करेगा तो मसल क्या होगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और मसल धीरे धीरे क्या होने लगती है, वीक होने लगती है और आपको फटीग होगी, थकान होगी। तो ये आपकी किसी भी मसल में हो सकती है, कभी कभी तो हमारी जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व मसल्स हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर द इम्यून सिस्टम start releasing antibodies which bind to the acetylcholine receptors present on the muscle fibers, जिसकी वजह से acetylcholine वहाँ बाइंड नहीं करेगा, मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगेंगी एंड पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस आर हमारा क्या आ जाएगा, आपका आर का 3। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंडीशन बच गई है, दैट इज एक्रोमिगेलाई। सो एक्रोमिगेलाई क्या है? एक्रोमिगेलाई एक ऐसी कंडीशन है जहां पे अडल्ट्स के अंदर, मतलब प्यूबर्टी के बाद अडल्ट्स की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्रोथ हार्मोन बनाती है, लेकिन इस ग्रोथ हार्मोन का अगर एक्सेस बनना शुरू हो जाए बहुत ज्यादा मात्रा में अडल्ट स्टेज में, देखिए दो कंडीशन होती है, ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड यानी इन्फेंट स्टेज में ही ज्यादा बन रहा है तो उस कंडीशन को हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर अडल्ट्स के अंदर आके आपकी पिट्यूटरी में मान लो ट्यूमर हो गया तो उस वजह से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बनने लग जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा तो हमारे जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो ज्यादा बनेंगे और ये जाके हमारी बॉडी की कुछ बोन्स पे काम करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी की में आपके कुछ सटल चेंजेस आने लगेंगे, मतलब जो धीरे धीरे विजिबल होंगे क्योंकि बहुत धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी फेस की कोई बोन बड़ी हो गई है, आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है लाइक हाथ पैरों की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, आपके फेस की जो जॉज हैं वो प्रोट्रूड होने लगे हैं, तो इस कंडीशन में बॉडी की कुछ बोन्स एक्सेस में, टिश्यूज एक्सेस में ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम एक्रोमिगेलाई कहते हैं। So acromegaly is the excessive secretion of growth hormone in adulthood stage, जरूर याद रखना है। अगर ये childhood stage में दिया हो that then it is gigantism which is very much different from acromegaly। तो S का क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट आ जाएगा। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो आंसर तो हमें पहले ही मिल चुका है। तो आई होप आपको बाकी, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से ना आके किसी और तरीके से भी हमसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन को ठीक से सुना होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्लेज अ डायरेक्ट रोल इन मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन में आपके मसल का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, मसल फाइबर हम बनाते हैं तो एक मसल फाइबर के अंदर आपको स्केलेटल मसल है ये, तो आपको डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं। तो कुछ थिक फाइबर नजर आएंगे यहाँ पे विच आर मेड ऑफ मायोसिन प्रोटीन, और कुछ थिन फिलामेंट्स यहाँ नजर आएंगे विच आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन बेसिकली। अब ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, क्या होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, जो थिन फिलामेंट्स हैं दे स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई अज्यूम आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा। सो थिन फिलामेंट्स दे स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स। ठीक है, अब थिन फिलामेंट्स किससे बने होते हैं आपके, बेसिकली एक्टिन प्रोटीन से, और एक्टिन के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी प्रोटीन होते हैं जैसे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, थिन फिलामेंट्स। और जो थिक फिलामेंट्स हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे मायोसिन से। ठीक है, अब जब मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय क्या होता है कि एक्टिन एंड मायोसिन ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं
और इनके इंटरेक्शन से क्या बनते हैं, हमारे क्रॉस ब्रिज बनते हैं। ठीक है, जब एक्टिन, हमारे जो प्रोटीन है, ऐसे मैं बनाऊं एक्टिन, थिन फिलामेंट का मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। सो थिन फिलामेंट में क्या होता है आपके, ये जी एक्टिन है, मतलब ग्लोबुलर एक्टिन है, जो कि पॉलीमराइज होके ऐसा फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जी एक्टिन, फिर ये पॉलीमराइज होके ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसको हम कहेंगे एफ एक्टिन। तो इस तरह से ये जैसे रस्सी होती है ना, हेलिक्स की तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये आपके, ठीक है, ये क्या है, ये जी एक्टिन है, और इन्होंने पॉलीमराइज होके क्या बनाया है, आपका एफ एक्टिन बनाया है। अब इन जी एक्टिन के ऊपर आपके प्रेजेंट होती हैं कुछ साइट्स, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे, मतलब एक्टिन के ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मतलब एक्टिन यहाँ से मायोसिन के साथ बाइंड करता है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तब उस समय ये जो साइट्स होती हैं ये आपकी कवर्ड होती हैं। कवर्ड होंगी मतलब इनके ऊपर यहाँ पे आपका एक और प्रोटीन होता है ऐसे, ये पर्पल कलर का जो मैं बना रही हूँ, दिस इज द ट्रोपोनिन, ये आपका है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन ने क्या किया हुआ है, जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन से बाइंड करने वाली साइट है उनको आपका मास्क किया हुआ है, उनको छुपा रखा है, और इनको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए, ट्रोपोनिन को अपनी जगह पे रखने के लिए यहाँ पे एक और प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन। सॉरी, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, दिस इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और ये ऊपर क्या है आपका ट्रोपोनिन है, जो ये ट्राइमेरिक फॉर्म है ट्रोपोनिन। ठीक है, अब क्या होता है जब ट्रोपोनिन के साथ आके कैल्शियम बाइंड करता है, ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ आके कौन बाइंड किया, कैल्शियम, तो ये ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपका ऐसा है कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन वाली साइट को कवर किया हुआ था, इसको जगह पे रखने के लिए ये ट्रोपोनिन की यूनिट थी। अब ट्रोपोनिन पे आके क्या बाइंड किया, कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है, और वो कैल्शियम ट्रोपोनिन से आके बाइंड करता है। तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से, मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेगा, चेंज, और ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ट्रोपोमायोसिन भी अपनी पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज। और ये जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के मूव करने से ये जो एक्टिन पे मायोसिन वाली साइट है ये क्या हो जाएंगी, आपकी एक्सपोज हो जाएंगी, और ये ट्रोपोनिन अब आपका सॉरी, यह अपनी जगह से हट गया, और अब आपका जो एक्टिन है वो मायोसिन से बाइंड करेगा। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज बनेगी। तो आपको ये इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने पढ़ भी रखा है और नहीं भी पढ़ा है तो भी देखिए, आप यहाँ से देखिए, ट्रिप्सिन हमें पता है कि एंजाइम है प्रोटीन डाइजेशन में, तो ये तो नहीं हो सकता। मायोग्लोबिन क्या है, ये एक हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट है जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, तो इसका रोल ऑक्सीजन बाइंडिंग में है, ना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता। इंसुलिन आपको पता है एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका काम है अपनी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना। तो भी आप आंसर कर पाएंगे कि मसल से रिलेटेड यहाँ पे एक ही प्रोटीन है, दैट इज ट्रोपोनिन। फिर भी अगर आपको होल मैकेनिज्म जानना है तो आपको ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा समझा दिया है। सो आंसर यहाँ से हमें पता चल गया है, दैट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल लेयर इन प्लांट्स। ठीक है, नोट पूछा है, नोट। तो आपको पता है एपिडर्मिस जो होती है हमारी, एपिडर्मिस इज द आउटर कवरिंग, एपी मतलब अबव, डर्मा मतलब स्किन, जो हमारे प्लांट के पार्ट्स हैं उनके बाहर की जो कवरिंग है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि आपकी लीफ है, आपका स्टेम है, आपकी रूट्स हैं, तो वहां पे आपने इनका टीएस पढ़ा होगा कि इन सभी के, जैसे लीफ है तो लीफ के दोनों सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे भी और नीचे वाले सरफेस पे भी जो सिंगल सेल की लेयर मिलेगी दैट इज द एपिडर्मिस। इसी तरह से स्टेम का टीएस हम जब काटते हैं तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज द एपिडर्मिस। रूट्स में भी जब टीएस काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एपिडर्मिस। तो जो प्लांट के ऑर्गन्स है उनकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है जो कि बाकी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है दैट इज द एपिडर्मिस। ठीक है,
अब इनमें से एपिडर्मिस के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब एपिडर्मिस से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो उनको हम कहते हैं एपिडर्मिल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब वो क्या क्या है देखिए, पहला है बुल्लीफॉर्म सेल्स फ्रॉम ग्रास। तो देखिए बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या है, जब हम लीफ की बात करें तो लीफ में ऐसे होता है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेगा, ये स्टोमेटल पोर्स है। ठीक है, ज्यादातर, और ज्यादातर ये वाला हो गया, हमने बना दिया। अब जो सेल्स है यहाँ पे, तो कुछ सेल्स आपको बड़े साइज की मिलेंगी, ऐसे बड़े बड़े साइज की सेल्स होंगी, जो कि है तो एपिडर्मिस की ही सेल्स, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सेल्स है, स्वोलन सेल्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। और इनका काम क्या है, इनका काम है लीफ रोलिंग में, मतलब जब बुलिफॉर्म सेल्स टर्जिड होती है, इनके अंदर खूब सारा पानी होता है, तब तो जो लीफ है वो अपनी फ्लैट हो जाती है, फ्लैट मतलब रोल नहीं करती। और जब ये बुलिफॉर्म सेल्स आपकी फ्लेसिड हो जाती हैं, इनमें पानी नहीं है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी जो लीफ है वो रोल कर जाती है, मुरझा जाती है। तो ये वाली जो सेल्स है जो आपको लीफ के एपिडर्मिस में मिल रही हैं ग्रासेस के अंदर, जो कि स्वोलन सी सेल्स हैं, जो कि लीफ की रोलिंग में हेल्प कर रही है, ये एपिडर्मिस की ही सेल्स हैं। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, सो ये तो एपिडर्मल डेरिवेटिव है। अगला है हमारा सब्सिडरी सेल्स फ्रॉम राइस लीफ। तो अगेन सब्सिडरी सेल्स क्या है, जैसे हम राइस बनाते हैं, राइस की लीफ बना दो या किसी की भी लीफ हो, तो यहाँ पे आप देखते हो राइस इज मोनोकोट, तो यहाँ पे डम्बल शेप आपकी गार्ड सेल्स हैं ऐसे। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए गार्ड सेल्स क्या करती हैं, गार्ड सेल्स स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज और ओपन करने का काम करती है। ये हमारा बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर है। और इसके जो सराउंडिंग में आपको एपिडर्मिस की सेल्स मिलेंगी, ये सराउंडिंग में जो एपिडर्मिस की सेल्स मिल रही हैं गार्ड सेल्स के, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स भी, गार्ड सेल्स भी और सब्सिडरी सेल्स भी, ये दोनों ही किसकी सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस की ही मॉडिफाइड सेल्स हैं। सो दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। तो अगर आपसे सब्सिडरी सेल की जगह गार्ड सेल्स भी पूछ लेते तो भी आपको ध्यान रखना था कि ये आपके एपिडर्मल सेल्स ही हैं, तो ये भी एपिडर्मिस का ही डेरिवेटिव है। अगला है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स फ्रॉम राइस कोट रूट, सॉरी फ्रॉम राइस रूट। अब रूट के अंदर आपको देखो, चाहे मोनोकोट्स हो चाहे डाइकोट्स हो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है, जो आपकी एंडोडर्मिस होती है। जैसे आप कोई भी रूट बनाते हैं तो सबसे पहले ये बना दिया आपने एपिडर्मिस, फिर अंदर ये आपने बना दिया पूरा जाइलम फ्लोएम बना दिए। ठीक है, ये आपका पित्त हो गया, और ये जो बीच का पार्ट है दैट इज कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब एंडोडर्मिस की जो सेल है, से मैं ऐसे बना देती हूँ, ये एंडोडर्मिस की एक सेल है हमारी, मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ। तो इन सेल्स के ऊपर यहाँ टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे कुछ आपको स्ट्रिप्स से देखने को मिलती हैं, जो कि डिपोजिशन है किसकी, सुबरिन की मेनली, और लिग्निन की। तो ये जो वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंसेस हैं, लिग्निन एंड सुबरिन, ये आपके जो एंडोडर्मिस है उसकी सेल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इन स्ट्रिप्स को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। कैस्पेरी नाम का साइंटिस्ट था तो उनके नाम पे ये रखा गया है। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द लिग्निन एंड सुबरिन डिपोजिशन ऑन द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस इन केस ऑफ रूट्स, चाहे वो मोनोकोट्स की हो चाहे वो डाइकोट्स की हो। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी सेल्स में है, एंडोडर्मिस की, यानी ये एपिडर्मिस का डेरिवेटिव नहीं है। अगला भी देखें तो ट्राइकोम्स फ्रॉम द मेज लीफ। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, उन हेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स। सो ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर भी हो सकते हैं या लीफ हेयर भी हो सकते हैं, जिनको हम कहेंगे ट्राइकोम्स विच आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, ये भी एपिडर्मल सेल से ही निकलते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एपिडर्मिस की ही सेल्स ऐसे आउटग्रो करके ये बनाती है, तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्राइकोम। सो दीज आर द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। तो जो एपिडर्मल डेरिवेटिव नहीं है वो कौन है, आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर सी। Now moving to the next.
Which of the following statements about meiosis in sexually reproducing plants is incorrect? तो plants से related हमें question दिया है और किससे related है, meiosis से, और हमें क्या बताना है, incorrect statement बताना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या कही है कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 2 आर हैप्लॉइड गैमेट्स। तो प्लांट्स के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी है, अगर वो है हमारी, मान लो मान के चलते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, उनमें ये मेन प्लांट बॉडी हमारी क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है, इसका मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड है। इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स की प्लॉइडी भी क्या होगी, डिप्लॉइड। अब इन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, पहले मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, और लास्ट में एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, which can be similar or maybe megaspores और microspores। तो इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, सो दीज विल बी हैप्लॉइड। सो मियोसिस से स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई जिससे बने स्पोर। अब ये स्पोर क्या कराएंगे, ये गैमेटेंजिया बनाएंगे, और इन गैमेटेंजिया के अंदर मतलब गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट में गैमेटेंजिया होगी और ये बनेंगे फिर गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स यहाँ पे मियोसिस से डायरेक्ट नहीं बने, मियोसिस से यहाँ पे क्या बने हैं, स्पोर्स बने हैं। तो प्लांट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड क्या बनते हैं, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, ना कि गैमेट्स बनते हैं। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, ठीक है। अगले भी हम ऑप्शंस देखें तो अगला है 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि मियोसिस के अंदर आप देखते हो क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, एंड साथ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और रिकॉम्बिनेशन के कारण नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो मियोसिस से जो 4 सेल्स बनेंगी आपकी वो आइडेंटिकल नहीं होती। तो ये बात ठीक है हमारी। अगला देखें तो मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये बात भी सही है। मियोसिस चाहे मेल में हो रही हो चाहे फीमेल में हो रही हो, तो मियोसिस से आपके रिकॉम्बिनेशन तो होगा। अगला है इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस सर्वाइव्स इन फीमेल। तो ये बात ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर मान लो मैं बात करूं इन मेगास्पोर की, मतलब जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं दे आर द हेट्रोस्पोरस। तो इनमें 4 आपके ये है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है मान लो, और मेगास्पोर मदर सेल से आपके मेगास्पोर्स बने, एक सेल से 4 बने। इन 4 में से जो 3 है वो क्या हो जाते हैं, आपके डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो है वो क्या रह बचता है, हमारा फंक्शनल बचता है। और जो ये फंक्शनल वाला है यही किसमें फिर कन्वर्ट होता है आपका आगे, गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो ये बात ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो आप देखते हो कि एक स्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, उसने मियोसिस किया, 4 स्पोर्स बने मेगास्पोर्स, जिनमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं एंड 1 रिमेन्स फंक्शनल। तो ये भी बात ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन ए, जो कि क्या कहता है कि हैप्लॉइड गैमेट बनता है, जबकि हम देख रहे हैं कि मियोसिस से प्लांट्स के अंदर क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो इनकरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन ए। I hope it is clear. Now moving to the next question, which says which of the following graphs represent the correct relationship between light intensity on x-axis and rate of photosynthesis on y-axis। तो ये 4 ग्राफ दिया है, तो ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर x एक्सिस पे हम किसको दिखा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स भी उतने ही ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारा मतलब फूड प्रोडक्शन कितने रेट पे हो रहा है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो अब क्या देखते हो, शुरू में आप मानो कि हमने लाइट ही नहीं दी प्लांट को। अब प्लांट के पास CO2 प्रॉपर है, टेम्परेचर यहाँ पे प्रॉपर है, नॉर्मल है, ठीक है, और बाकी जो कंडीशंस है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, लाइट देना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे 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 तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ प्लेट्यू आ गया, मतलब ये हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, हमें ज्यादा फोटोन्स मिल रहे थे। आपने पढ़ा होगा, देखो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है,
क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जब उस पर लाइट गिरती है, लाइट मतलब फोटोन्स गिरते हैं, तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो है उस फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो जाता है ना। और ये फिर आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, एटीपी बनती है, खाना बनता है, वो सब चीजें आपने पढ़ रखी होंगी पूरी मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ फोटोन्स तो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, क्लोरोफिल एक्साइट हो रहे हैं, बट खाली जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसके लिए हमें सिर्फ लाइट तो नहीं चाहिए, बाकी भी तो चीजें चाहिए, लाइक CO2 चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज्यादा लाइट इंटेंसिटी में बढ़ेगा नहीं, एक कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अदर फैक्टर्स जैसे पानी हो गया या CO2 हो गया, वो क्या बन जाएंगे आपके लिमिटेड, मतलब उनकी कमी हो गई। अब खाली लाइट से बात नहीं बनेगी, अगर हम CO2 बढ़ाएंगे, वाटर बढ़ाएंगे, तो प्लांट और ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, है ना। तो एक पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, जिस जो आपने लाइट इंटेंसिटी और फोटोसिंथेसिस के रेट के बीच में प्लॉट किया है, सो दैट विल बी लाइक दिस। पहले ये प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, देन इट बिकम्स प्लेटो। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ ऐसा कंडीशन दिखा रहा है? ऑप्शन सी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। बाद में क्या होगा? अदर फैक्टर्स, आपने रेट ऑफ लिमिटिंग सॉरी लिमिटिंग फैक्टर वाली लॉ पढ़ी होगी कि जो अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो जो स्लोवेस्ट वाली सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो एक रिएक्शन को होने के लिए 4 चीजें चाहिए, 3 हमने दे दी, चौथी हमने नहीं दी, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो अगर इनमें से एक भी फैक्टर नॉर्मल नहीं है और बाकी दूसरा आप बढ़ाए जा रहे हैं, तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि वो स्लोवेस्ट वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वाली लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इस पे हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लाइट इंटेंसिटी शुरू में बढ़ाएंगे, बाकी फैक्टर्स अगर नॉर्मल है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, देन इट बिकम्स नॉर्मल बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटेड देयर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाय, लेट्स टेक मोर क्वेश्चंस। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मैच द एंजाइम्स इन कॉलम 1 विद द सेलुलर कंपार्टमेंट इन कॉलम 2। सो हमें एक कॉलम में तो एंजाइम्स के नाम दिए और दूसरे में उनकी लोकेशन दी है, तो हमें उनको मैच करना है। ठीक है, तो मैच करने से पहले हम लोग पहले इंक का कलर चेंज करेंगे। तो पहला जो हमारा एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको मैं एसडी लिख देती हूँ शॉर्ट में। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का जिक्र आपने कहाँ सुना होगा? आप इसको 2 जगह पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं इसको क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, जहाँ पे ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज करता है। और एक आप इसको पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 2 की तरह से काम करता है। अब ये जो डुअल पर्पस है इसका, ये किस वजह से हो पाया? इसकी लोकेशन की वजह से। ये कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखिए, बाकी अगर हम क्रेब्स साइकिल के एंजाइम देखें तो ऑल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट इज द ओनली एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पी का हमारा आ जाएगा सेकंड। अब पी का सेकंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी। तो आंसर तो हमें मिल गया, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, बट फिर भी हम बाकी एंजाइम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला हमारा एंजाइम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज आपने कहाँ पढ़ा होगा? ये डी से लिख देती हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका पायरुवेट है वो किससे बनता है? ग्लूकोज से। आपका ग्लूकोज जो है, 1 molecule of glucose are changed into 2 molecules of pyruvate and this process is called glycolysis, जो कि कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। now this pyruvate enters into mitochondria, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाता है, जहाँ पे पायरुवेट इज चेंज्ड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जो ये एंजाइम है पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करने वाला, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। तो ये एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि लिंक कर रहा है एक तरह से। और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? आप देख पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ठीक है,
अगला जो हमारा एंजाइम है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एलडी। सो ये एंजाइम हमारी बहुत सी सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जहां पे ये क्या करता है, पायरुवेट को, अगर एनारोबिक कंडीशन है मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, सो अंडर एनारोबिक कंडीशंस पायरुवेट को ये एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इट चेंजेस इनटू द लैक्टिक एसिड। तो ये एंजाइम प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। नाउ द नेक्स्ट वन इज एटीपी सिंथेज। सो एटीपी सिंथेज नाम से ही पता चल रहा है एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये एटीपी को इधर वायर है, एडीपी को फॉस्फेट के साथ कनेक्ट करके एटीपी बनाता है। और ये जो एटीपी सिंथेज है इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे भी, क्योंकि आप देखते हैं कि दोनों ही जो आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेस एंजाइम। तो अगर हम देख लें यहाँ से, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हमारा कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हमारा प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, और एटीपी सिंथेज हमारा कहाँ प्रेजेंट है, इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। So the next question is two species of flowering plants P, एक स्पीशीज है P जिसमें 2n दिया है हमारे पास 20, ठीक है। एक दूसरी स्पीशीज है Q जिसका 2n मतलब प्लॉइड, अगर हम देखें डिप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम का नंबर है 30। इनको रेसिप्रोकली क्रॉस्ड किया है। रेसिप्रोकली क्रॉस का मतलब एक बार P फीमेल की तरह काम कर रहा है, Q मेल की तरह, ठीक है। दूसरी बार क्या है, Q फीमेल की P मेल की तरह काम कर रहा है, और फीमेल की तरह कौन काम कर रहा है, Q। तो इस तरह के जो क्रॉसेस होते हैं उनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस, ठीक है। जैसे आपने मेंडल के केस में पढ़े होंगे, आई अज्यूम दैट। तो वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब क्रॉसेस से हमारे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सीड टिश्यूज फ्रॉम F1 सीड्स R and S will have the same chromosome number। अब पहले क्या किया कि P को तो किसकी तरह माना है, फीमेल की तरह, ठीक है, और इसको Q को किसकी तरह लिया है, मेल की तरह। और इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो सीड बना, ठीक है। F1 जनरेशन आई हमारी, ये पेरेंट्स हैं, और F1 जनरेशन में हमारे सीड्स बने। तो F1 सीड्स में, ठीक है, सीड के अंदर क्या होता है, हमारा सीड के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो अगर ये है, हम आगे देख लेते हैं, पेरेंट्स P Q ये है हमारे, तो इनके अंदर 2n कंडीशन में कितना है, इसके अंदर 20 है, और इसके अंदर 2n कंडीशन में क्या है, 30 है। अभी ये फीमेल है, अभी ये फीमेल है, और ये मेल है, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होंगे हमारे, अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स हमेशा n होंगे, इसके भी n होंगे। तो n होगा 10, इसका n होगा 15, ठीक है। अब ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करेंगे तो हमारा सीड बनेगा, सीड बनेगा, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक तो हमारा एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज ऑलवेज 2n। तो n प्लस n, यहाँ पे 10 प्लस 25, तो इसके एम्ब्रियो में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, 15 प्लस 10 ये होगा 25, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में P तो है हमारा मेल और Q है हमारा फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे n अगेन हमारा 10, और यहाँ पे n हमारा 15। तो फिर से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो कितना हो जाएगा 2n, और एम्ब्रियो कितना होगा फिर से अपना 10 प्लस 15 25। तो दोनों के एम्ब्रियो में सेम क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। अब अगला हमारा देखें, एंडोस्पर्म की बात करते हैं। एंडोस्पर्म आपको पता होना चाहिए ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। एंडोस्पर्म में क्या होता है, दो तो फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियाई, तो दो तो आएंगे पोलर न्यूक्लियाई, और एक आएगा मेल गैमेट, ठीक है। अब इसका एंडोस्पर्म अगर हम देखें पहले वाले केस का, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई फीमेल से आएंगे, तो 2, और फीमेल में हमारे कितने हैं, 10 प्लस 10, यानी हमारा कितना हो गया ऐसे, और मेल गैमेट कितना है 15। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 20 प्लस
15, इसमें कितना हो गया, इसके एंडोस्पर्म में 35 हो गया, राइट। इस केस में हम देखें एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म में फिर अगेन 2 फीमेल वाला आएगा और एक आएगा मेल वाला, है ना। तो यहाँ फीमेल वाला क्या है, क्यू है, तो 2 इंटू 15 प्लस 15 और प्लस मेल कितना है 10, तो 2 इंटू 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा अपना 30 60 और 40 70, ऐसा आ जाएगा। आई थिंक 15 15 30 30 60 60 ऐसे आएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों के एंडोस्पर्म में तो क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं है, ठीक है, अलग है। दोनों के एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, दोनों में 30 30 है, ये वाला सेम है। अच्छा, अगला हम देखें एम्ब्रियो एंड सीड कोड। एम्ब्रियो ठीक बात है, लेकिन सीड कोड की अगर हम बात करें तो सीड कोड किससे बनती है, आपको पता है, सीड कौन बताएगा, ओव्यूल। ओव्यूल किसका, फीमेल का। तो इस केस में जो सीड कोट है वो फीमेल वाला होगा, फीमेल वाला कितना 2n20। यहाँ पे जो सीड बनाएगा वो क्यू बनाएगा, क्योंकि क्यू फीमेल की तरह, आपको पता होना चाहिए ना, सीड कौन बनाता है, फीमेल प्लांट बनाता है ना सीड, तो फीमेल प्लांट की प्लॉइडी होगी सीड के अंदर। तो सीड कोड ले लो या सीड ले लो, तो सीड कोड के अंदर यहाँ पे कितना होगा 2n30 होगा। तो एक के सीड कोट में 20 है, एक में 30 है, तो अगेन क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का तो सेम है ही नहीं, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाते हैं। लेकिन दोनों के एम्ब्रियो, क्योंकि दोनों के एम्ब्रियो में क्या होगा, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, तो वही 10 प्लस 15, दूसरे केस में 15 प्लस 10, तो इक्वल आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, एम्ब्रियोस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following is routinely performed to detect typhoid? So typhoid, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, लर्न करने वाला है। टाइफॉइड का जो है, टाइफॉइड कैसी डिजीज है, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूटियम और टाइफी, ठीक है। ये कैसे फैलती है, बाय ओरल फीकल रूट, मतलब कॉन्टामिनेटेड फूड और पानी से फैलती है। कॉन्टामिनेटेड मतलब आपने पानी पिया जिसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या खाने से फैलती है ओरल फीकल रूट से। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको फीवर आएगा, ठीक है, फीवर के साथ वीकनेस होगी, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो इसको जो टाइफॉइड का जो टेस्ट होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट, दैट इज द विडाल टेस्ट। तो ये लर्न करना है आपको, टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। Now, this question is beautiful, I think. Which of the following plasmid vectors can be used for cloning a gene with restriction enzymes BAM, H1 and EcoR1 and ampicillin containing nutrient agar for selection? Or I and ampicillin resistant represent the origin of replication and gene for ampicillin resistant respectively. Okay, so अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है phenomenon insertional inactivation, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये कोई प्लाज्मिड है, यहाँ पे कोई जीन है हमारा, से हम यहाँ पे ले लेते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है, किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट, जैसे मान लो सपोज EcoR1 के लिए। अब हमने EcoR1 से इस प्लाज्मिड को कट कराया और यहाँ पे इस एम्पिसिलिन वाले में डाल दिया हमने GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर किसी जीन के अंदर हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करा दे, बाहर से कोई जीन डाल दे, तो जो हमारा पुराना वाला जीन था उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सपोज हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर कोई दूसरा जीन डाल दिया, तो अब हमारा जो प्लाज्मिड है दैट विल नॉट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन। तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि एक जीन ने अपनी जो इनएक्टिव हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अदर जीन, राइट। अब इस केस में कहा है कि हमने यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लाज्मिड है जो हम क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM H1 होना चाहिए, EcoR1 होना चाहिए, और हम सिलेक्शन के लिए किसको यूज करेंगे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट को, अगार को, ठीक है। मतलब हमारा जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा सिलेक्टेबल
मार्कर की तरह, मतलब इसके बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले केस में क्या दिया हुआ है, पहला जो केस है उसमें ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे जी ओ आर आई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ओ आर आई के अंदर प्रेजेंट है साइड बैम H1। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है इको R1, मतलब ये इको R1 जो है ये एम्पिसिलिन वाले रीजन से बाहर है। तो अगर हम इस प्लाज्मिड के अंदर इको R1 को कट कर, या इको R1 से इस प्लाज्मिड को कट कराएंगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब ये एज इट इज रहा है तो इसका मतलब इसकी एक्टिविटी तो वैसी रहेगी, तो इसके वजह से हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से तो नहीं अलग कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, ये तब होना चाहिए, मतलब रिकॉम्बिनेंट को ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह से तब काम करेगा जब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो इस जीन के अंदर प्रेजेंट हो, तभी तो इस जीन के अंदर जब हम अपना फॉरेन जीन डालेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा केस नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देखना है कि जो एक जीन है रेस्ट्रिक्शन साइट है वो एम्पिसिलिन वाले में प्रेजेंट होना चाहिए, तो पहले केस में तो इको R1 दूर दराज है, एम्पिसिलिन वाले में तो है ही नहीं, तो ये तो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह से यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। दूसरे केस में भी सेम है कि आपका जो इको R1 है ये दूर है, ये भी नहीं होगा। तीसरे केस में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एम्पिसिलिन बनाती हूँ। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और इसी के अंदर प्रेजेंट है साइट इको R1। ठीक है, दूसरा हमारा ये ओराई साइट है और ओराई के पास हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है बैम H1। ठीक है, तो हमने बैम H1 से कट कराया और इको R1 से। अब इको R1 कहाँ प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन में, तो अब हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे वो कहाँ डालेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले के अंदर। तो इसकी वजह से जो एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब हमने इस प्लाज्मिड को डाल दिया एक इकोलाई के अंदर, ये हमारे पास सपोज 2 इकोलाई है। ठीक है, एक इकोलाई के अंदर हमारा नॉर्मल वाला प्लाज्मिड है जिसके अंदर एम्पिसिलिन वाला जीन एज इट इज है, एक के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। अब हम इन दोनों को, तो ये वाला जो है पहले वाला ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब हम इनको ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन में, तो कौन सा ग्रो करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसके पास तो एम्पिसिलिन वाला जीन एज इट इज है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो जो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं किए वो रिकॉम्बिनेंट है, जो एम्पिसिलिन में ग्रो किए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हमारा जो पर्पज है एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट अगार फॉर सिलेक्शन यूज करने का वो तभी फुलफिल होगा जब हमारे रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, तभी वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेंगे, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है और जो ग्रो कर गए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो उसके लिए कंडीशन यही होनी चाहिए कि हमारी वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट शुड बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा जब आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ रखा है, फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा हमारा दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इजी है, पॉपुलेशन विद एन, हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें एन कितना है 400, मतलब शुरुआत में जो हमारा एन नोट है शुरुआत में इस पॉपुलेशन का साइज कितना है 400। नाउ दिस पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन नंबर, बढ़ रही है टिल इट रीचेज अ एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट जहाँ पे 500 आ जाता है, and k is the carrying capacity, assuming that the intrinsic rate of natural increase is 0.01 जिसको हम r से डिनोट करते हैं, तो what would be the population growth rate, population growth rate यानी dn by dt। तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, ये यहाँ पे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं y एक्सिस पे और यहाँ हम टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो शुरुआत में ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, टाइम के साथ बढ़ रही है
और यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो शुरुआत में पॉपुलेशन रिसोर्सेज जब तक मिल रहे थे धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगे और ये पॉपुलेशन इस टाइम पे और ज्यादा नहीं बढ़ सकती, मतलब मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वहां तक ये पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू साइज ऑफ पॉपुलेशन जो मैक्सिमम इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब इस एरिया की इन रिसोर्सेज पे कितनी पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है, दैट इज 500 इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। तो पहले 400 थी, अब 500 पहुंच गई। अब 500 से ज्यादा इस एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो गए हैं, तो 500 से ज्यादा इंडिविजुअल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हमारा क्या है, 0.01 है, तो हमें dn/dt निकालना है। सो दिस इज द ग्रोथ कर्व एज सिग्मोइड शेप। और सिग्मोइड शेप में क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो तरह की ग्रोथ आप पढ़ते हैं ना, तो एक में रिसोर्सेज को हम अनलिमिटेड मान के चलते हैं और एक में लिमिटेड। तो लिमिटेड वाले केस में हमारा dn/dt कितना होता है, rn k माइनस एन अपॉन के। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर दूसरा वाला केस है जिसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो वहां पे dn/dt इज इक्वल टू rn, लेकिन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को भी हमने लिया है। तो r हमारा कितना हो गया, 0.01। n कितना है, ओरिजिनल पॉपुलेशन 400, k हमारा 500 माइनस 400 अपॉन 500। ठीक है, 0.01 इंटू 400 इंटू 100 अपॉन 500। तो हमारा कट गया है ये 580। तो जीरो, ये हमारा आ गया 8। तो हमारा कितना आ गया ये, सॉरी 18, 0.8। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो dn/dt इज इक्वल टू rn इंटू के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ से फॉर्मूला को मैं पुट करके वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 0.8। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now the next question and the last one is which of the following statement is correct? So पहला जो हमारा है कि हेमिकॉर्डेट इज, देखिए हेमिकॉर्डेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हेमिकॉर्डेट्स हम एक फाइलम पढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेटा। और आज अगर आप बुक उठा के देखोगे तो हेमिकॉर्डेटा फाइलम किसके अंदर हम पढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, सो हेमिकॉर्डेट्स आर द नॉन कॉर्डेट्स, ये बात आप मान के चलिए, याद रखिए। लेकिन हेमी मतलब हाफ कोऑर्डिनेट, हाफ, तो इनको ये हेमी कोऑर्डिनेट क्यों कहा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम इन्हें कोऑर्डिनेट्स के अंदर कंसिडर करते थे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनकी बॉडी में भी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लाइक नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता। तो पहले ही स्ट्रक्चर को देखा गया तो देखा गया कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में पता चला कि इनके अंदर जो ये नोटोकॉर्ड समझा जाने वाला स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जबकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। तो इस नोटोकॉर्ड को फिर क्या नाम दे दिया, जो पहले समझी गई, इसको हमने नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड। अब क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, तो इनको कोऑर्डिनेट कंसिडर नहीं करते। अब हम इन्हें किसके अंदर पढ़ते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट। ऑल्दो इनके एक आधे कैरेक्टर कोऑर्डिनेट से मैच करते हैं, बट क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं है ट्रू नोटोकॉर्ड, तो वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोमोकॉर्ड, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड एंड नॉट नोटोकॉर्ड दे आर कंसिडर्ड एज नॉन कोऑर्डिनेट्स नाउ। ठीक है, तो पहली चीज आपको मानना है कि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं। तो अब हम ऑप्शन उठाते हैं, तो हेमी कोऑर्डिनेट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोऑर्डिनेट। ठीक बात है, बिकॉज इट पोजेस अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये बात तो गलत है, हेमी कोऑर्डिनेट्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको किस में देखने को मिलता है, काइनोडर्म्स में, है ना। लेकिन और ये कोई तरीका भी नहीं है इनको कोऑर्डिनेट या नॉन कोऑर्डिनेट डिसाइड करने का। तो इनको चाहे हम कोऑर्डिनेट कहें नॉन कोऑर्डिनेट कहें, बट वो इस बेसिस पे तो नहीं कहेंगे, तो ये तो गलत है। अगला है हेमिकॉर्डेट इज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। तो ये तो यहीं से गलत हो गई, हेमिकॉर्डेट्स तो कॉर्डेट्स हैं ही नहीं ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अगला है हेमिकॉर्डेट्स इज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। फिर से बात गलत बोल दी इन्होंने, कर दो डिस्कार्ड।
अगला है हेमिकोर्डेटा इज नॉट कंसिडर्ड एज कोर्डेट, सही बात है, एंड पोजेस अ प्रोटोनोटोकोट, मतलब मैंने आपको बताया ना कि नोटोकोट जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको प्रोटोनोटोकोट बोल दिया, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमोकोट। सो ये बात ठीक है। सो जो राइट आंसर आ रहा है हमारा यहाँ से वो क्या है, स्टेटमेंट डी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ यहाँ पे आपको डायग्राम देख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ए एंड सी रिलेटिव टू कर्व बी। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे बोहर इफेक्ट का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है कि अगर हम ऐसे, ये है कि एक तरफ तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो कर्व आती है दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो सिग्मोइड आती है। अब अगर कोई फैक्टर इसको इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट मतलब यहाँ पे ये शिफ्ट कौन सा हो गया, इट इज शिफ्ट टू राइट। ठीक है, और अगर कोई चीज यहाँ इसको ऐसे कर रही है तो दिस इज द शिफ्ट टू लेफ्ट, दिस इज शिफ्ट टू लेफ्ट, ऐसे होता है। ठीक है, अब शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, आप देखेंगे तो इसी प्रेशर पे, ठीक है, इस प्रेशर पे जहां परसेंटेज सेचुरेशन ज्यादा था, अब इसी पे परसेंटेज सेचुरेशन क्या है, हीमोग्लोबिन वाला कम है। तो शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो रही है, मतलब डिसोसिएशन। और ये डिसोसिएशन कब होता है, आपको फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर है ज्यादा, पहली बात, CO2 का, अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 वाटर से कंबाइन करती है टिश्यूज में, और ये बनाती है H2CO3 विच ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट्स। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर CO2 ज्यादा है तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी क्या रहेगी, ज्यादा, हाई H पॉजिटिव। ठीक है, और अगर कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव की ज्यादा है टिश्यूज में तो ऐसी कंडीशन मतलब लो पीएच। अगला क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब अलग होगी, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन है और टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज के अंदर, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी, तो हाई टेम्परेचर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, एंड हाई बीपीजी, फोस्फोग्लिसरेट। तो ये जो चीजें हैं, हाई CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाई पीएच, सॉरी हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, लो पीएच और हाई टेम्परेचर एंड हाई बीपीजी, ये सब इस शिफ्ट कर्व को करते हैं शिफ्ट टू द राइट। और इसका जो ऑपोजिट है लेफ्ट का मतलब क्या है, एसोसिएशन, कि हीमोग्लोबिन है ना ऑक्सीजन से अलग ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऑपोजिट कर दो, लो CO2, लो PCO2, CO2 लो है तो लो H पॉजिटिव, लो, या ये है तो हाई पीएच, लो टेम्परेचर एंड लो बीपीजी। ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, बोहर्स इफेक्ट, हेल्डेन्स इफेक्ट, तो सब पढ़ने हैं आपको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे क्या बोला है, बी हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन की कर्व है, लेकिन कुछ फैक्टर्स सी मतलब राइट को शिफ्ट कर रहे हैं इसको, कुछ इसको लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको राइट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, वो देखते हैं हम। तो कर्व ए रिप्रेजेंट्स फेवरेबल ऑक्सीजन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन एट लो पीएच, लो एट सॉरी एल लो, तो ठीक बात है। कर्व ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसोसिएशन को ही ना, कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है, ये अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर शिफ्ट टू लेफ्ट। तो ये कब होता है, जब मैंने बताया कि लो CO2 हो, PCO2 लो हो, लो H पॉजिटिव हो, हाई पीएच हो और लो टेम्परेचर, ये कंडीशन। तो ठीक बात है, लो H पॉजिटिव है, ये बात तो ठीक है। अगला देख लेते हैं कर्व सी। सी मतलब राइट, राइट मतलब मैंने बताया किसको करता है, डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन एसोसिएशन को नहीं बल्कि डिसोसिएशन के लिए, गलत हो गया।
कर्व ए रिप्रेजेंट्स फेवरेबल ऑक्सीजन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन एट लो पीएच। लो पीएच नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाई पीएच। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच क्या होगी, ज्यादा। अगला क्या है, हाई पीएच का मतलब क्या होता है, लो पीएच का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगला है कर्व सी रिप्रेजेंट्स फेवरेबल ऑक्सीजन, फिर गलत बात है। तो यहाँ से इतनी कर्व पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि जो हमारी कर्व है राइट, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द IIT PYQs जो हमने अभी डिस्कस किए। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और कोई टॉपिक भी अगर आपको अलग से डिस्कस करना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। एंड join our YouTube channel and also join our mock test. Thank you. Have a nice day.